नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को पढ़ाया जा रहा, प्रतिदिन लेक्चर को अपलोड किए जा रहे हैं और कोशिश ये है कि आपके आगामी एग्जाम्स जो भी हैं उनमें आपको न केवल सफलता मिले बल्कि उस विषय पर आपकी एक अच्छी समझ भी बने। तो आज का टॉपिक जो पिछला वीडियो था अपवाह तंत्र का, मध्य प्रदेश में ड्रेनेज सिस्टम, उसी ड्रेनेज सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपवाह तंत्र की तरफ। टॉपिक वही है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। देखें, प्रश्नों को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं अपन। देखें, प्रश्न को देखें, थोड़ी हम ये निकाल लें तो ठीक है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, मध्य प्रदेश में उत्खाद स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है। अब ये शब्द बड़ा मतलब हिंदी में बड़ा क्लिष्ट शब्द है। अभी हम आपको बताएंगे। अगर इसे और सरल भाषा में समझे तो इसे खंडहर बोलते हैं एक प्रकार से। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे, अभी तक अगर आपने अपवाह तंत्र पढ़ा है तो आप ये पाएंगे कि खंडहर अर्थात जो बीहड़ टाइप के बनते हैं वो कौन सी नदी बनाती है। तो आप देख पाएंगे इसमें ऑप्शन में, देखें, मध्य प्रदेश में उत्खाद स्थलाकृति का निर्माण किस नदी के द्वारा निर्मित होता है। तो आपको पता है बीहड़ का निर्माण कौन करती है, चंबल नदी करती है। तो इसका आंसर तो निकल आया है। इसका आंसर क्या है, चंबल नदी को अध्यारोपित नदी भी कहते हैं। अध्यारोपित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यारोपित नदी कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अध्यारोपित नदी है और कहते हैं इसीलिए इसे उत्खात स्थला टोपोलॉजी स्थलाकृति में यह निर्मित करती है मिट्टी को करती है। इस बात को याद रखना है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर क्या है, चंबल नदी। थोड़ी हम चंबल नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आंसर तो आपको पता चल गया। मध्य प्रदेश में उत्खाद स्थलाकृति का निर्माण किस नदी के द्वारा निर्मित होता है, तो आपको याद रखना उसका नाम चंबल नदी है। और चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी है और इसे उत्खाद स्थलाकृति का इससे निर्माण होता है। देखिएगा, चंबल के बारे में थोड़ी बातों को पढ़ते हैं। देखें, चंबल नदी आप सबको पता है महू में, इंदौर में पड़ती है। महू में स्थित जानापाव पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर एक पॉइंट बना है, उसका नाम है वांचू। क्या नाम है, वांचू पॉइंट 854 मीटर ऊंचाई पर है ये पॉइंट। मतलब एक कुंड है ये, और यहां से गिरती है चंबल नदी। यानी यहां से निकलती है और यहीं से गिरती है 854 मीटर की हाइट से। इस बात को आपको याद रखना है। तो आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। वांचू पॉइंट से ये नदी निकलती है जो जानापाव पहाड़ी के अंतर्गत आती है, जो महू में स्थित है। और कहते हैं महू में स्थित है, इसका मतलब है विंध्य रेंज यहां पर होगी।
कौन सी रेंज होगी? विंध्यन पर्वत श्रृंखला से भी। अगर कभी ऑप्शन में कुछ ना मिले तो विंध्यन पर्वत भी डाल देते हैं कि चंबल नदी कहां से निकलती है। तो बांचू पॉइंट से निकलती है चंबल नदी। और याद रखना, चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। ये एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली बड़ी नदी कौन है? तो आपको पता है नर्मदा नदी है। और अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है? गंगा यमुना का अपवाह तंत्र। इस बात को आपको याद रखना है। तो एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम चंबल नदी है। देखिएगा चंबल नदी क्या होती है। चंबल नदी आप सब जानते हैं, इंदौर में जानापाव से जब निकलती है तो उत्तर पश्चिम की तरफ मुड़कर उत्तर पूर्व की ओर जाकर यह यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। और कहते हैं ये पश्चिम मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके में बहती है, इसलिए इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। तो चंबल नदी को क्या कहते हैं? एक महत्वपूर्ण पॉइंट मिला आपको, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं क्योंकि वहां सिंचाई के संसाधन उपलब्ध होते हैं चंबल के कारण। चंबल की मुख्य समस्या है बीहड़। और बीहड़ क्यों है? क्योंकि ये मिट्टी का कटाव करती है। जब प्रभावित होती है तो मिट्टी का कटाव करती है, जिसे गली इरोजन या मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन। और इसी मृदा अपरदन का परिणाम है कि इसको उत्खाद स्थलाकृति का निर्माण ये करती है। नदी उत्खाद, खंडहर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? खंडहर बन जाते हैं, बड़े बड़े खंडहर बनते हैं। तो मृदा अपरदन को क्या कहते हैं? मिट्टी की मौत कहते हैं। मिट्टी की रेंगती हुई मौत कहते हैं। रेंगती हुई मौत कहते हैं। इस बात को याद रखना है। मिट्टी की क्या कहते हैं? रेंगती हुई मौत कहा जाता है। किसको? उस बात को याद रखना है। तो आपको समझ पा रहे होंगे कि मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मौत कहते हैं। और इसी मृदा अपरदन के कारण बड़े बड़े बीहड़ बनते हैं। क्या बनते हैं? बड़े बड़े बीहड़ बनते हैं। और ये दस्युओं के या डकैतों के रुकने के स्थल हुआ करते थे बीहड़। और इससे कृषि भी बाधित होती थी, फार्मरों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। इसलिए 1971 में बीहड़ समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार ने 1971 में केंद्र सरकार ने बीहड़ सुधार निदान योजना चलाई। क्या चलाई? बीहड़ सुधार निदान योजना चलाई। कब चलाई? 1971 में, 1971 में चलाई केंद्र सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह के समय बीहड़ समस्या के लिए सीड़ा व रंजात योजना चलाई। और इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य क्या है? बीहड़ समस्या का निपटारा करना, इससे निपटना है, ताकि फार्मर को या कृषकों को समस्या का सामना न करना पड़े। कहते हैं चंबल नदी में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं भी चलती हैं। चंबल नदी में बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं। जैसे कहते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। हम पहले भी ये बता चुके हैं आपको। पहली नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो याद रखना है, चंबल नदी घाटी परियोजना, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगर बात करें तो इसमें 3 योजनाएं या परियोजनाएं चलती हैं, या कहते हैं उन्हें डैम बने हुए हैं। वो एक गांधी सागर परियोजना है, एक राणा प्रताप सागर परियोजना है,
और एक जवाहर सागर परियोजना है। जो गांधी सागर परियोजना है वो मध्य प्रदेश में ही मंदसौर के अंतर्गत है, लेकिन संयुक्त है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। और अगर दूसरे की बात करें तो उसका नाम है राणा प्रताप सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना को शुरुआत कर दिया गया था या प्रारंभ कर दिया गया था 1960 में, लेकिन नींव डाली थी 1953 में। और इससे कहते 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है गांधी सागर परियोजना से। अगर हम दूसरे की बात करें तो उसे कहते हैं महाराणा प्रताप सागर परियोजना, जो कोटा के अंतर्गत आती है, राजस्थान के अंतर्गत आती है। और कहते हैं इसकी शुरुआत 1964 में की गई थी। और राणा प्रताप सागर परियोजना से 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तीसरी परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत, उसका नाम है जवाहर सागर परियोजना। और जो जवाहर सागर परियोजना है वो 1971 में प्रारंभ की गई, 1971 में प्रारंभ की गई, और उससे 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल के कई नाम हैं, इसे चरमावती बोलते हैं, धर्मावती बोलते हैं। ये दो मुख्य नाम हैं जो याद रखना है। चंबल नदी को क्या बोलते हैं? चरमावती, धर्मावती। चरमावती और क्या? धर्मावती, इसी के नाम है, चंबल के नाम है। चंबल की परियोजनाएं सब हो गई हैं। आप समझ पा रहे होंगे चंबल उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो आपको याद रखना किस नदी के द्वारा होता है? चंबल के द्वारा। और उसका कारण है मृदा का अपरदन, खंडहर बनना, बीहड़ बनना, बड़े बड़े गड्ढे बनना, वही तो है उत्खाद। और यह अध्यारोपित नदी है, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, क्योंकि ये पश्चिम मध्य प्रदेश तरफ बहती है, उत्तर की तरफ जाती है लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहती है, इसलिए इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को देश का या अर्थव्यवस्था के लिए मंदिर कहा था। बोलिए, मंदिर है अर्थव्यवस्था के लिए। मंदिर की उपमा दी थी नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने। आप समझ पा रहे होंगे, यह था आपका कौन सा टॉपिक? पहले प्रश्न का। और चंबल नदी पूरी आपकी इसमें समाप्त भी हो गई है। तो अपन को पढ़ना था उत्खाद और पढ़ लिया पूरा चंबल। तो इसका यह फायदा है आपको कि एक टॉपिक में आप सब कुछ पढ़ रहे हैं या 10 प्रश्न के माध्यम से पूरा टॉपिक खत्म कर रहे हैं। समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसको हम सेव कर देते हैं, पीडीएफ आपको चैनल पर सर के मिल जाएगी, देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है, एकदम सरल है आपके लिए। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है, एक तरफ नदी का नाम है, एक तरफ उसकी लंबाई लिखी है कि उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। देखिएगा, ताप्ती नदी आप लोग सब जानते हैं मुल्ताई से निकलती है, और मुल्ताई कहां पड़ता है? बैतूल में पड़ता है, बैतूल में। और ये पूर्व से पश्चिम तरफ बहती है, और ताप्ती का पूरा अपवाह तंत्र है, क्योंकि ये किसी अन्य नदी में नहीं मिलती है, डायरेक्टली अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो गुजरात में पड़ता है। इसलिए ताप्ती का अपवाह तंत्र वही होता है जो किसी अन्य नदी में ना मिले। यमुना का अपवाह तंत्र थोड़ी पढ़ेंगे आप, गंगा यमुना अपवाह भले ही पढ़ ले आप इस बात को समझ रहे हैं। मुल्ताई से निकलती है और इसकी लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर ही है, इस बात को याद रखना है। तो ये तो सही हो गया है, यानी पहला सही है, लंबाई उसकी 724 ही है ताप्ती नदी की। अब आपको पता है ताप्ती नदी पर कई योजनाएं हैं,
जो हम पिछले वीडियो में संभवतः बता चुके होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं। इस पर काकरा पार परियोजना है, इस पर चंदोरा परियोजना है या चंदूरा परियोजना है, इस पर पारस डोह डैम बना है, इस पर स्वाली बंदरगाह है सूरत में, जहां स्वाली का युद्ध भी हुआ था, जहांगीर के काल का है स्वाली बंदरगाह। तो इस पर विभिन्न परियोजनाएं भी संचालित होती हैं ताप्ती नदी पर। गर्म जल देने वाली पयोषणी नदी कहते हैं ताप्ती को। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो ताप्ती नदी के लिए बहुत सारी चीजें पिछले वीडियो में बता दी, यहां पर इतना ही याद रखें। अगला आया सोन नदी। देखें, सोन नदी का उद्गम, अब ताप्ती नदी डायरेक्ट अरब सागर में, सोन नदी का उद्गम, सोन पर पहुंचते। सोन नदी का उद्गम अमर कंटक, और अमरकंटक अनूपपुर का भाग है। अनूपपुर जो कहते हैं पुष्प राजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। इस बात को याद। तो अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है सोन नदी, जहां से नर्मदा निकलती है। नर्मदा भी वहीं से निकलती है और सोन भी वहीं से निकलती है, जोहिला भी वहीं से निकलती है। देखिएगा, जो सोन नदी है इसकी लंबाई 780 है, 780 किलोमीटर है। सही लिखा है, 780 ही है। समझ पा रहे होंगे आप। सोन नदी पर एक प्रसिद्ध परियोजना है, उसका नाम जरूर याद रखें। और सोन नदी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। विष्णु श्रीधर बाकड़कर इसके खोजकर्ता के रूप में गिने जाते हैं। निसार अहमद नाम के व्यक्ति भी गिने जाते हैं। उनके नाम अभी याद करने की आवश्यकता, क्योंकि बाकड़कर का संबंध चंबल से भी है। विष्णु श्रीधर बाकड़कर जो भीमबेटका से जुड़े। तो याद रखना है, सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर ही है और ताप्ती की 724। तो दोनों सही हो गए। अब आई बैनगंगा नदी। ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में बहती है। दक्षिणी भाग में बहती है। गांगुली पार, गांगुली नाम का वाटरफॉल है इस पर, बड़ा सुंदर है। गांगुली पार वाटरफॉल बैनगंगा नदी से संबंधित है। देखिएगा, जो बैनगंगा है वो दक्षिणी भाग में बहती है, बैनगंगा रिवर या बैनगंगा नदी। और कहते हैं कि बैनगंगा नदी सिवनी के रजोला ताल से निकलती है। याद रखना है, किससे निकलती है? रजोला ताल से निकलती है। इसको याद रखना है। शिवनी से, कहां से? शिवनी से बैनगंगा नदी निकलती है, उद्गमित होती। और इसकी लंबाई जो है वो 570 किलोमीटर है। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें तो 569 लिखा है। तो आप याद रखना, एग्जामिनर ने यही आंसर सही माना है। हम बताएंगे आपको कौन से एग्जाम्स में आया है ये। तो उनने आंसर किसको मान लिया है सही? 569 को। एक का अंतर है तो परेशान नहीं होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक और दो भी ऑप्शन में है, ये भी टिक लगा सकते थे। क्योंकि अधिकतर बुक्स देखोगे, वेबसाइट देखोगे, आपको परिवर्तित देखने को मिलेगा। तो 70-69 में इसलिए हमने कहा था परेशान नहीं होना। मुख्य नदियों में समस्या नहीं है मध्य प्रदेश की। ये दक्षिण में बहती है नदी बैनगंगा, और महाराष्ट्र में जाकर वर्धा में मिल जाती है बैनगंगा रिवर। ठीक, तो इस बात को याद रखना है। तो ये भी सही मानना है, एग्जामिनर ने माना है, हमने 570 लिख दिया है। ठीक, तो 70-69 में परेशान नहीं होना है इन नदियों में। माही नदी, माही नदी जो है वो धार जिले के मिंडा गांव से निकलती है। मिंडा गांव, और इसे आपको हम कई बार बता चुके हैं। माही रिवर मिंडा गांव से निकलती है। और माही रिवर को क्या कहते हैं? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बता चुके हैं हम। इसे कांठल्य की गंगा कहते हैं, इसे आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं माही रिवर को। माही नदी का भी एक अपवाह तंत्र है, क्योंकि यह किसी नदी में नहीं गिरती है, किसी नदी की सहायक नहीं।
ऐसे पूरा त्रिकोण में बहेगी। जाखम डैम है इस पर, जाखम बांध, बजाज करके एक बांध इस पर मिलेगा राजस्थान के अंतर्गत, और ये अरब सी में जाकर गिर जाती है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये माही नदी मिंडा से निकलती है और इसकी लंबाई जो है वो हमने बताई थी आपको 580। अब फिर कंफ्यूजन है, हर किताब में कंफ्यूज में होंगे आप। एग्जामिनर ने आंसर मान लिया है 583, तो परेशान तो हो नहीं रहे हैं आप, परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये चारों सही है, तो 1 2 3 4 डी नंबर इसका सही आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा, इसमें वो नहीं लिखा है कौन से एग्जाम्स में आया, लेकिन आया है एग्जाम्स में, ये परेशान नहीं होना है। देखिए, नहीं तो हम बता देते हैं इसमें क्या कंफ्यूजन है, और एग्जामिनर ने माना है तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं, या उस बात को कोड कर सकते हैं। ठीक है, कि एग्जामिनर ने जब माना है तो। अब देखें अगला, मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम लिखा है, ये परेशान नहीं होना है। उद्गम यानी निकलती कहां से, उद्गम कहां से होता है। ठीक, केन नदी बुंदेलखंड से संबंधित रिवर है, आप सब जानते हैं। केन नदी को सुक्तिमती कहते हैं, और चेदी महाजनपद की राजधानी भी सुक्तिमती थी। कर्णवती भी बोलते हैं, कर्णवती। कियाना भी बोलते हैं, कियाना। त्रिवेणी भी बोलते हैं इसी रिवर को। कैनास भी इसी रिवर का नाम है, कैनास रिवर, ये नाम है इसके। सुक्तिमती, कर्णमती, कर्णवती, कर्णमती, सुक्तिमती, कर्णमती, कियाना, त्रिवेणी, केनास, किसके नाम है? और ये पूछा जा चुका है आपके एक बार, केनास या कियाना किसका नाम है? तो आप बताएंगे केन रिवर का नाम है। पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा था ये प्रश्न, और यहां डेयरी फेडरेशन 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो केन रिवर के नाम है सुक्तिमती, कर्णमती, कियाना, त्रिवेणी, केनास। आप लोग समझ गए होंगे। तो केन नदी का उद्गम पूछा है, उस पर चल रहे हैं अपन। इसका उद्गम जो है ये बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत होता है, बुंदेलखंड पठार। और बुंदेलखंड पठार में कहां से? अब इसमें कहीं नहीं लिखा है बुंदेलखंड पठार, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन बदल देते तो आपको पता तो रहे। बुंदेलखंड पठार के साथ विंध्यन रेंज को याद रखना है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। और इसके दो भाग बनते, एक भांडेर और एक कैमूर। कैमूर सतना का इलाका है, सतना कटनी अटनी को साझा करता है, तो याद रखना है विंध्यन पर्वत और कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। देखो कैमूर तो ऑप्शन में मिल गया, अब कोई भी दे सकते हैं वो ऑप्शन में। कैमूर श्रेणी है। कटनी जिला और रीठी तहसील, रीठी तहसील से केन नदी निकलती है, और इसे ये पन्ना नेशनल पार्क की सीमा बनाती है। छतरपुर पन्ना की सीमा बनाती है, और पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर और पन्ना में ही फैला है। तो पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा कहा जाता है किसको? केन नदी को। तो इसे पन्ना नेशनल पार्क, नेशनल पार्क की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा कहा जाता है केन रिवर को या केन नदी को। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। इसे पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पन्ना नेशनल पार्क की सीमा बनाती है, छतरपुर पन्ना की सीमा बनाती है। आपको यह भी पता होना चाहिए
कि ये बांदा के पास चिला नामक स्थान पर भोजहा गांव मिलता है, चिला नामक, वहां पर ये यमुना नदी में मिलती है। तो यमुना में इसका अवसान हो जाता है। किसका अवसान? केन रिवर का। केन रिवर पर कई परियोजनाएं चलती है। केन रिवर में एक पत्थर पाया जाता है, बड़ा प्रसिद्ध पत्थर है, सजर पत्थर, जो अजयगढ़ से लेकर बांदा के केनवारा गांव तक पाया जाता है। और उस सजर पत्थर की कीमत इतनी है कि उसका निर्यात ईरान को किया जाता है। तो केन रिवर में क्या पाया जाता है वो और याद रखना है। इसमें सजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केन रिवर में, सजर पत्थर। इसका निर्यात कहां होता है? ईरान में होता है। इसका निर्यात कहां होता है? ईरान में होता है। ईरान में भेजा जाता है। समझ पा रहे होंगे आप बात को। अब ये निकलती कहां से? आंसर मिल गया, कैमूर से। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है। इसकी लंबाई है, लेंथ है ये केन नदी। इस पर कई परियोजनाएं चलती हैं। आपने नाम सुना होगा, उर्मिल परियोजना, इसी की परियोजना है। कुछ परियोजनाओं के नाम याद रखना है। परियोजना, उर्मिल, उर्मिल परियोजना, उर्मिल परियोजना, बरियारपुर, बरियारपुर परियोजना, ये आपने सुने होंगे। गंगऊ डैम, गंगऊ डैम, दोधन डैम। अभी कैन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, तो दोधन डैम का संबंध भी पूछ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं यहां। दोधन डैम, ये सब कैन नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कैन रिवर से संबंधित है। आप बात को समझ पा रहे होंगे। ये है कैन रिवर। पूरा वर्णन करके हमने आपको कैन रिवर के बारे में बता दिया है। कैन रिवर में ही आप जाते होंगे तो रनेह वाटरफॉल है, रनेह। और जो रनेह वाटरफॉल है वो किताबों में पढ़ोगे तो खजुराहो बताएगा, लेकिन आप सबको पता है वो राजनगर की सीमा में पड़ता है। राजनगर विधानसभा है, छतरपुर से ही दोनों संबंधित है। रनेह वाटरफॉल का संबंध किससे है? कैन रिवर से ही है। तो लिख सकते हैं रनेह वाटरफॉल का संबंध, जल प्रपात का संबंध कैन रिवर से। और पांडव वाटरफॉल का संबंध भी किससे है? पांडव जलप्रपात, जाते होंगे घूमने पन्ना तरफ जब आप, पांडव जलप्रपात का संबंध भी कैन रिवर से। गाथा वाटरफॉल, गाथा जलप्रपात, यहां बढ़िया घूम सकते हैं आप लोग, पिकनिक मनाने जा सकते हैं। कौन कौन से वाटरफॉल हैं? रनेह वाटरफॉल, पांडव वाटरफॉल और गाथा वाटरफॉल। बढ़िया पिकनिक मनाए, पार्टीबाजी कर सकते हैं यहां पर जाकर। वाटरफॉल है, कैन रिवर के वाटरफॉल हैं। समझ पा रहे होंगे, ये है कैन रिवर के। और कैन रिवर का संबंध कैमूर श्रेणी से। और कैमूर श्रेणी किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का, कई बार बता चुके। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत है। पन्ना नेशनल पार्क की इसको जीवन रेखा कहते हैं। तो क्या हम समझा पाए आपको? मध्य प्रदेश में कैन नदी का उद्गम कैमूर श्रेणी से होता है, रीठी तहसील से होता है। ठीक, और कैमूर श्रेणी ऑप्शन में इसलिए लगा दिया है टिक आपको। चले देखिए, आगे बढ़ते हैं। सब महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला देखें, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न अगला भी है, देखिएगा। एमपी एसआई 2000, एसआई का इंतजार बच्चे बहुत कर रहे हैं। एसआई आने वाला है, ठीक, मध्य प्रदेश एसआई। तो अभी से लग जाओ तैयारी में।
क्योंकि एसआई का संभवतः सिलेबस चेंज भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश जीके रहेगी, ये कंफर्म है। इंग्लिश भी रहेगी, ये भी कंफर्म है, ये चेंज ना होगा। और कुछ चेंज हो जाए वो बात अलग है, ये कंफर्म है, बने रहेंगे। ठीक, तो अभी से लग जाओ। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है, बहती है, प्रवाहित होती है? बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रभावित होती है? चलो वो तो अपन ऑप्शन में देख लेंगे, पहले इसे जानते हैं। जो बेतवा रिवर है, बेतवा रिवर, बेतवा नदी, आप सब लोग जानते हैं बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, पवित्रता के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की भागीरथी नदी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, और पुराणों में इसको बैत्रवती के नाम से जाना गया है, बैत्रवती। विंध्य पर्वत से निकलती है, इसलिए इसको विंध्यवासिनी कहा गया है, विंध्यवासिनी कहा गया है। ये बेतवा के कुछ नाम है जो जान लिए आप। ठीक है, जो बेतवा नदी है वो विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत रायसेन जिले से अब्दुल्लागंज तहसील से कुमरा गांव से झिरी पंचायत से ये झिरी क्यों चर्चा में आया? क्योंकि यहीं से निकलती है, क्योंकि 1975 में 1975 में शंकर तिवारी ने यहां प्राग ऐतिहासिक औजार खोजे थे। क्या खोजे थे? प्राग ऐतिहासिक औजारों की खोज की थी या खोजे थे। इस बात को याद रखना है। शंकर तिवारी ने 1975 में झिरी से ही, जो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, अगर कभी कुमरा गांव ना मिले तो झिरी मिलेगा भाई साहब। बेतवा नदी बड़ी पवित्र नदी है। इस पर एक घाट बना है, कंचना घाट, जहां महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। कई घाटों में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं। नर्मदा के घाट पर तिलवाड़ा घाट मिलेगा, वहां पर भी विसर्जित की गई हैं, और यहां कंचना घाट पर, और कंचना घाट में ही कठिन काव्य के प्रेत केशव दास ने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो याद रखना है, बेतवा नदी से ओडिशा में कंचना घाट है, बड़ा महत्वपूर्ण घाट है, और इस घाट में रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने, कठिन काव्य के प्रेत ने की थी। किसने की थी? केशव दास ने की थी। कठिन काव्य के प्रेत रसिक प्रिया कंचना घाट में बैठकर ही लिखा था उन्होंने। आप सब जानते हैं, जो पवित्र स्थल है, जैसे सांची के स्तूप इसी नदी के तट पर, ओरछा इसी नदी के तट पर है, विदिशा इसी नदी के तट पर है, रायसेन इसी नदी के तट पर है। जो पवित्र स्थल मिलेंगे, भोजपुर रायसेन का जो मंदिर है, शिवलिंग है वहां पर, भगवान शिव के लिए समर्पित है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा, एक प्रकार से कहे तो शिवलिंग है, वो बहुत बड़ा शिवलिंग है, भोजपुर का शिव मंदिर, जो किसके तट पर है? बेतवा नदी के तट पर ही है। बुंदेलखंड से ही प्रवाहित होती है, से भी प्रभावित होती है, और ये केवल मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाती है, और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। यानी ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक है।
याद रखना है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है, केवल 2 जगह। 380 हमारे डेटा याद करोगे तो यही करना है, इसमें भी कंफ्यूज है किताब वाले। 380 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 100 किलोमीटर यूपी में, तो लगभग कितना हो गया टोटल? 480 किलोमीटर इसकी लेंथ या लंबाई है। और याद रखना ये यूपी में जाकर, यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। कुछ इसकी परियोजनाएं, उनके नाम याद रख लो भाई साहब। जैसे हलाली इसकी एक सहायक नदी है जिस पर हलाली परियोजना है। तो देखिएगा, बेतवा नदी पर भांडेर नहर झांसी में बनी है। भांडेर नहर किस में बनी है? झांसी में बनी है, भांडेर नहर। तो इस बात को याद रखना है। माता टीला डैम, माता टीला डैम, माता टीला डैम या बांध भी बेतवा नदी पर बना है। समझ पा रहे होंगे, भांडेर नहर का संबंध भी इससे है, माता टीला डैम का भी संबंध इसी से है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना का संबंध भी बेतवा नदी से है। और कैन और बेतवा को जोड़ने वाली एक परियोजना वर्तमान में मोदी जी ने उद्घाटन किया है उसका। और दोधन बांध आए थे वो कैन में, हमने आपको बता दिया है। कंचना घाट के बारे में बता दिया है। ओरछा इसी के तट पर, अब ओरछा निवाड़ी के अंतर्गत आता है। और कंचना घाट में बैठकर ही केशवदास ने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये था आपका क्या? बेतवा नदी। तो बेतवा, प्रश्न क्या है? बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कहां बहती है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बस याद रखना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये इसका सही आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख, मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे तायोन, नया नाम आ गया है और पूछा भी गया है, पुलिस कांस्टेबल 2016, एएनएम ट्रेनिंग टेस्ट 2016, और नाम नया है, ये कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, किताब भी परेशान होगी कैसे बता दें, लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा जब आया है। देख, मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे तायोन कहते हैं, तायोन का मतलब टॉन्स है, इस बात को याद रखना, ज्यादा नहीं घुमाते हैं, टॉन्स है, या इसी को तमसा है, तमसा है, टॉन्स या तमसा, ये तो पढ़ा होगा भाई साहब, टॉन्स या तमसा है। और इसका उद्गम जो होता है वो सतना से होता है, इस बात को याद रखना है। टॉन्स का कहां से होता है? सतना से होता है। और ये इलाहाबाद में जाकर, इलाहाबाद में जाकर, बाद में जाकर, इलाहाबाद में जाकर, कहां पर? इलाहाबाद में जाकर कहां मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, डायरेक्टली गंगा। सोन नदी के बाद ये मिली है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, तायोन रिवर। ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में, नहीं पूछेगा प्रश्न। तमसा टॉन्स यही है, तायोन है, सतना में है। समझ गए होंगे आप लोग। मटकई हिल्स, होशंगाबाद, शाहपुरा, ठीक, तो सतना से निकलती है, इस बात को याद रखना है। देखिए, देखिए प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन नर्मदा, ऑपरेशन नर्मदा, आंदोलन नर्मदा सुना, नर्मदा सेवा यात्रा सुनी, और सब आपने पिछले वीडियो में देखा है। अब क्या है? ऑपरेशन नर्मदा। ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश पुलिस का आप लोगों को सबको पता है ध्येय क्या होता है, मोटो, ध्येय वाक्य, देशभक्ति, देशभक्ति
जन सेवा। ये मध्य प्रदेश का ध्येय वाक्य है, इस बात को याद रखना है, मध्य प्रदेश पुलिस का। ऑपरेशन नर्मदा में इसके अंतर्गत पुलिस ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग हुई थी। और ये ऑपरेशन नर्मदा 1961 में है और कहां पर है? खरगोन के अंतर्गत। और खरगोन क्या कहलाता है? निमाड़ है ये। निमाड़ में मुख्यतः अपन 3 जिलों को शामिल करते हैं, पूर्वी निमाड़, पूर्वी निमाड़ खंडवा है, पश्चिमी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ खरगोन है, दक्षिणी निमाड़, दक्षिणी निमाड़ क्या है? दक्षिणी निमाड़ बुरहानपुर है। और बुरहानपुर में ही आसा राजा अहीर के द्वारा असीरगढ़ का किला बनवाया गया था। कौन सा किला बनवाया गया था? असीरगढ़ का किला, बुरहानपुर में। ठीक, आसा राजा अहीर नाम के एक राजा थे, तो आसा राजा अहीर ने बनवाया था। ठीक, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, इस बात को। तो पूर्वी निमाड़ खंडवा और पश्चिमी निमाड़ खरगोन और दक्षिणी निमाड़ बुरहानपुर। और खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले कहते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं। सुनहरे जिले क्यों बोलते हैं सुनहरे जिले? क्योंकि यहां पर कपास प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है खंडवा और खरगोन में। खंडवा में गांजा ज्यादा होता है, कभी प्रश्न पूछ ले, कृषि में हम पढ़ाएंगे बाकी आपको। गांजा की प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक कहां होती है? खंडवा में होती है। अल्कोहल पूछे तो नीमच अल्कोलाइट फैक्ट्री है वहां पर, और खंडवा में गांजा है। मंदसौर में अफीम है। ठीक, तो ऑपरेशन नर्मदा 1961 वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था। कहां पर? खरगोन में। ठीक, तो ये समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, ये प्रश्न भी। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छे से सभी प्रश्नों को पढ़ना है दोस्तों, देखिएगा। हाँ, अब और महत्वपूर्ण प्रश्न आया, देखिए। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? गांधी जी 1948 में मौत हो गई उनकी, जनवरी 1948 में। आपको पता है अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ और जनवरी 1948 में गांधी जी की मौत हो गई। ठीक, तो इनकी अस्थियों को मध्य प्रदेश के किस घाट में? अस्थियों को एमपी में 2 जगह विसर्जित किया गया था। एक कंचना घाट और भी कई जगह है, लेकिन एमपी में 2 जगह है। और यहां पर क्वेश्चन में क्या है, किस स्थान पर? तो एक स्थान नहीं है, 2 हैं, लेकिन ऑप्शन देख के लगाएंगे जो ऑप्शन होगा। कंचना घाट बेतवा का है, ओरछा में पड़ता है, जहां रसिक प्रिया ग्रंथ रचा था केशव दास ने, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, बहुत कठिन क्लिष्ट भाषा में लिखते थे। कंचना घाट बेतवा में है। ठीक, और कंचना घाट में ही अस्थियों को विसर्जित किया। और तिलवाड़ा घाट जो किसका है? नर्मदा नदी का है, नर्मदा नदी का है। तो बेतवा और नर्मदा 2 नदियों में, और कौन से घाटों में? तिलवाड़ा घाट नर्मदा का और कंचना घाट बेतवा का, जहां महात्मा गांधी की अस्थियों को मध्य प्रदेश में विसर्जित किया गया। चलो अब कुछ घाट देख लो। नर्मदा, तो इसमें ऑप्शन में क्या है?
सेठानी घाट तो होगा नहीं, राजघाट होगा नहीं, संग्राम घाट होगा नहीं, तिलवारा घाट जबलपुर में है, नर्मदा नदी का घाट है ये। देखें, नर्मदा के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घाट हैं, कौन कौन से हैं उन्हें देखो। महत्वपूर्ण जो घाट है, देखिए, एक है लम्हेठा घाट, जबलपुर के अंतर्गत आता है लम्हेठा, बहुत महत्वपूर्ण है सभी घाट, जबलपुर में आता है लम्हेठा घाट। यहां राजा सौरस, ये डायनासोर की एक प्रजाति थी, राजा सौरस की अस्थियां खोजी गई थी या अस्थि पंजर खोजे गए थे। कब? 1971-72 में सुरेश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने खोजा था लम्हेठा घाट से। जबलपुर में नर्मदा का ही घाट है। राजा सौरस की अस्थियों को खोजा था सुरेश श्रीवास्तव ने 1971 और 72 में, याद रखना है। तो राजा सौरस को 1971 और 2 में खोजा गया था, याद रखना है। और सुरेश श्रीवास्तव ने खोजा था। समझ गए होंगे दोस्तों। अन्य घाट भी हैं नर्मदा के, तिलवाड़ा घाट मिल ही गया जबलपुर, भेड़ा घाट भी आपको पता है जबलपुर से संबंधित है भेड़ा घाट, ठीक। अब और भी घाट हैं, जैसे आप जाएंगे नरसिंहपुर, गन्ना की प्रोडक्टिविटी जहां ज्यादा होती है, नरसिंहपुर में गन्ना बहुत होता है, इसलिए गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में, ये नर्मदा नदी के तट पर है। और यहां पर एक घाट है बहुत फेमस है, बरमान घाट, और एक मेला भी लगता है बरमान घाट का मेला, 13 दिन लगता है बरमान घाट का मेला यहां पर। तो अगर क्रीम पाउडर पुटीन खरीदना हो तो यहीं से खरीद लेना, मजाक वाली बात है, मतलब मेला घूमने जाओगे तो कुछ तो खरीदना पड़ेगा। तो बरमान घाट जो है वो नरसिंहपुर में है, और यहां बरमान घाट का मेला लगता है 13 दिन के लिए, जैसे जल विहार का छतरपुर में लगता है। और भी कई मेले हैं, मेले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे जब कल्चर एमपी का पढ़ेंगे, ठीक। तो बरमान घाट है जो नरसिंहपुर में है। नर्मदापुरम या होशंगाबाद, यहां पर भी बहुत हैं। यहां पर कौन है? आंवला घाट या आंवली घाट, विवेकानंद घाट, ये सब नर्मदा के घाट है। विवेकानंद घाट, कोरी घाट, सेठानी घाट, सब नर्मदा के घाट है जो नर्मदापुरम होशंगाबाद में। देखो सेठानी तो लिखा भी है ऑप्शन में, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम बोलना है। तो इतने सारे घाट हैं। महात्मा गांधी की अस्थियां बेतवा नदी के कंचना घाट और नर्मदा नदी के तिलवाड़ा घाट में विसर्जित की गई थी। समझ गए होंगे दोस्तों, ये प्रश्न था आपके सामने, और जितना डिटेल हो सकता है वो हमने आपको पूरा बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, देखो, तुलसी सरोवर बांध किस जिले में स्थित है? कौन सा? तुलसी सरोवर बांध किस जिले में स्थित है? देखिएगा, ऑप्शन है अशोकनगर, सतना, निवाड़ी, रीवा। तो इसका आंसर लगाना है आपको अशोकनगर, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है। तुलसी सरोवर, ज्यादा डिटेल इसमें पढ़ना नहीं है। देखिए, देखिए, गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है? गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है? देखिए, ये महान नदी पर मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोलते हैं, बहुत नदियां हैं। महान नदी पर सीधी जिला में है,
सीधी जिला में है, इस बात को याद रखना है। ठीक, तो इसका आंसर सीधी है। कोई परेशानी इसमें, ज्यादा डिटेल इसमें पढ़ना नहीं है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, टॉपिक है खद्दर या खुद्दर नदी मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप बहती है। तो खजुराहो घूमने जाते हैं तो खद्दर मिलती है आपको, और ये कैन नदी की सहायक है, याद रखना है। तो ये कैन नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? कैन नदी की सहायक है। ठीक, और खद्दर नदी का संबंध मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से है? तो सांची से नहीं है। सांची का पुराना नाम काकनाट, काकनाट बोट होता है, काकनाट बोट बोलते हैं। भीमबेटका रायसेन के अंतर्गत आता है। इसकी खोज विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने की थी। प्राग ऐतिहासिक कालीन है, गुफा चित्र बने हुए हैं। खजुराहो पर्यटन स्थल है, आप सब जानते हैं, चंदेल राजाओं ने यहाँ प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। बाघ की गुफाएं धार में हैं। कभी मौका लगेगा कल्चर में तो आपको पढ़ाएंगे हम। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? खजुराहो, क्योंकि खद्दर नदी खजुराहो से संबंधित है। दोस्तों, ये थे आपके टॉपिक जो अपवाह तंत्र से संबंधित था। 2 वीडियो के माध्यम से हमने पूरा अपवाह तंत्र आपको पढ़ा दिया है। अगर आप अच्छे से वीडियो को देख लेंगे तो अपवाह तंत्र के प्रश्न आपसे एक भी गलत नहीं होंगे। तो आप लोग देखें, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।